तो हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज है सेट नंबर 14 जिसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग साइंस का डिस्कशन करते हैं और इसमें साइंस का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए आप लोग कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में देखिएगा न्यूक्लियस में गुणसूत्रों की मात्रा यानी क्रोमोसोम की जोड़े कितनी होती हैं। ठीक, तो सबको पता है कि कितने पेयर होते हैं, कम से कम 2 पेयर होते हैं। ठीक, कितने कितने के जोड़े होते हैं, तो 23 के होते हैं। 23 के जोड़े होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 46। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46। सॉरी, 23 के जोड़े होते हैं यानी 23 होगा इसका सही आंसर। अच्छा, कोई बता सकता है कि मेल का जो जोड़े होते हैं कौन कौन से होता है और ये फीमेल का कौन कौन से होता है। मेल का एक्स वाई होता है और फीमेल का एक्स एक्स होता है। अगर एक्स वाई, अगर दोनों एक्स और वाई मिले तो क्या जन्म होगा, लड़का जन्म होगा, और एक्स एक्स मिले तो क्या जन्म होगा, लड़की जन्म होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच की निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु रोग नहीं है। हैजा है, आंत्र जवार है, जलांतर है। तो इसका सही आंसर बताइए, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलांतर। चलिए देखते हैं कि जलांतर कैसा रोग है। जलांतर एक पशुजन रोग है जो विषाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक, अच्छा, ये रोग कैसे फैलता है, तो पागल कुत्ते को काटने से फैलता है। कुत्ते काटेगा, बंदर काटेगा। ठीक, तो उसमें इन लोग के लार में एक एंजाइम पाया जाता है जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम है रेबीज। किसका, रेबीज नाम है। ठीक, जब हम लोग को सुई काटता है तो पहले 14 को सुई दिया था और अब तो 6 सुई दिया था और इसके लिए वैक्सीन भी आ गया था। इसका वैक्सीन जो बनाए हैं लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने बनाए। कौन, लुईस पास्चर नाम के वैज्ञानिक। कब बनाया था, 1885, जिस वक्त में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, ब्रिटेन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक है। अधिक पसीना के लिए, उचित वसा भंडार के लिए, हमारे शरीर में अपचय अभिक्रिया के लिए, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा आंसर हमारे शरीर में उपापचय अभिक्रिया के लिए। अच्छा, अब समझते हैं कि विटामिन और खनिज शरीर के कई कामों में मदद करते हैं। एक, कोशिकाओं के विकास कामकाज में मदद करते हैं। अब प्रतिरक्षा यानी हम लोग जब कोरोना हो रहा था तो सभी कोई कह रहा था कि इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपने अपने इम्यूनिटी को मजबूत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, इसके फूलों के अंतरम भाग को कहा जाता है। इस पुकेसर, पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ियाँ, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर स्त्री केसर होगा। अब समझते हैं कि स्त्री केसर क्या होता है, पुंग केसर क्या होता है और पंखुड़ी क्या होता है। स्त्री केसर होता है जो फूल के सबसे भीतरी भाग में होता है, सबसे अंदर वाली भाग में होता है। ठीक, और ये फूल की मदा मदा का भाग होता है। जो स्त्री केसर होता है फूल की मदा के भाग होता है। ठीक, पुंग केसर क्या होता है, तो इससे पू केसर से नामे है कि पुरुष अति जो फूल के नर भाग को बताता है। पंखुड़ी क्या होता है कि फूल की रंगीन भाग को जो एक अनोखा आकार देता है। ठीक, बादल कुंज क्या होता है, ये फूल की बाहर से जुड़ी हुई पत्ती जैसी संरचना एक पंखुड़िए के समान होती है। चलिए, शायद आप लोग का बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, और जो भी हो क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में कर दिया कीजिए, उसका जवाब हम अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाते हैं, क्यों होता है भाई मोतियाबिंद। अब समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है। चलिए, अगर इसको ठेठ भाषा में कहा जाए तो आँख के ऊपर एक माड़ जैसी संरचना हो जाती है। ठीक, तो अब ये होता क्यों है, तो इसको समझते हैं। कहता है कि वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दूधिला एवं धुंधला हो जाता है। जब मोतियाबिंद होता है तो क्या होता है, तो दूधिया या धुंधला हो जाता है। वृद्ध अवस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टल लेंस स्पष्ट और चमकदार हो जाता है, परिचर्ता धुंधलित हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, एक ए हो जाएगा। अच्छा, मोतियाबिंद होता है तो इसमें क्या हो जाता है, अंधापन आ जाता है। क्या हो जाता है, अंधापन आ जाता है। ठीक, अब मोतियाबिंद के आँख के लेंस में जब जो आँख का लेंस होता है ऊपर का, इसमें क्या जमा हो जाता है, तो प्रोटीन जमा हो जाता है। जो हर एक व्यक्ति को होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ,
आँख के ऊपरी भाग में प्रोटीन जमा हो जाने के कारण मोतियाबिंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग में कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B1, विटामिन B4, विटामिन B3 एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3। अब समझ लेते हैं कि B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। यह पानी में घुलने वाली विटामिन है। कैसे? वाटर सोल्यूबल है। ठीक, नियासिन को निकोटीन एसिड भी कहा जाता है। नियासिन को क्या कहते हैं? निकोटीन एसिड भी कहा जाता है। टीन एसिड भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी कि पार्थियन हिस्टोरोफोर्स का समान नाम क्या है? पार्थियन हिस्टोरोफोर्स का समान नाम क्या है? हार्स ग्रास, क्रोटो ग्रास, लेमन ग्रास। इसका कैरोटिक ग्रास है। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैरोटो ग्रास। अब समझते हैं कि कैरोटो ग्रास होता क्या है। कहता है कि पार्थियन हिस्टोरोफोर्स एक एल जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है? एल जैसा होता है, जिसे आमतौर पर भारत में इसे गाजर, खरपतवार, सफ़ेद शीर्षक या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है। यह एक जड़ी बूटी है जो सीधी और वार्षिक पौधे में इंटरेस्ट यानी कंपोजिस्ट परिवार के संबंधित है। गाजर के पौधे की तरह दिखने के कारण ही इसे गाजर घास के नाम से भी जाना है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है गाजर घास के नाम से। और समझते हैं कि किस तत्व का नाम एंग्लो सैक्सन शब्द से बना हुआ है? आर्गन का, सोना का, एल्युमिनियम का। तो आप बता सकते हैं कि, तो बताइए इसके आंसर क्या होगा सही? एरियम से बना हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। अब समझते हैं कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। ठीक, इसका प्रतीक क्या होता है? तो AU होता है। क्या होता है प्रतीक? AU होता है। ठीक, एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है। दुनिया में सोने के शीर्षक उत्पादक देश कौन कौन से हैं? जो सोने के सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है कौन है? चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है, अमेरिका है और रूस है और साउथ अफ्रीका भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करते हैं? तो ये आप लोग को सब बहुत आसानी से पता होगा और इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटासियम हो जाएगा इसका सही आंसर। और समझते हैं कि पोटासियम और सोडियम जैसे धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। यह प्रतीत इतनी तेजी और उसमें छिपी होती है कि हाइड्रोजन गैस तुरंत से आग पकड़ लेती है। समझिए, और इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमेशा पूछता है क्वेश्चन इससे कि कौन सा वैसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम और पोटासियम को काट सकते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन करें। कह रहा है कि कॉपर, जिंक, सोडियम। और अभी पढ़े कि कौन कौन से क्रियाशील धातु होगा? सोडियम और पोटासियम। इसमें पोटासियम दिया हुआ नहीं, उसमें पोटासियम था, इसमें सोडियम देते। इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम। सोडियम एक क्रियाशील धातु है। सोडियम एक कैसा है? क्रियाशील धातु है। पोटासियम अधिकतम क्रियाशील धातु है। सोडियम से भी ज़्यादा कौन है अधिकतम क्रियाशील धातु? पोटासियम। अच्छा, अब समझते हैं कि कुछ न्यूनतम क्रियाशील धातु के नाम जैसे आप लोग को बता दें कि बेरियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, आयरन होता है, निकल होता है, टीन होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, मरकरी इत्यादि। बहुत से ऐसे धातु हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा पोटासियम और सोडियम ही क्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच कि परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाले गहरा लाल भूरा तरल होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अब समझते हैं कि ब्रोमीन क्या होता है। तीसरा हैलोजन है जो आवर्त सारणी 17 में आता है। आवर्त सारणी कितने में आता है? 17 में आता है। यह एक क्या है? अधातु है। ठीक, ब्रोमीन अतिरिक्त उत्पाद कृषि और स्वच्छता में आमतौर पर अग्निरोधक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पे कि तीसरे कक्ष या एम कोर्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप लोगों को पढ़ा गया वैलेंसी निकालने के लिए कितने होते हैं? KLM सॉरी इसमें होता है KML होता है। तो इसके सबसे जो तीसरे कक्ष में होगा इसमें कौन हो जाएगा? तो 8
18 और 32 होता है, तो इसमें कौन हो जाएगा? 18 हो जाएगा इसका आंसर सही। और इसको निकालते कैसे हैं? तो एक फार्मूला 2n², जितना भी आएगा उसके जगह पर पुट करते जाएंगे इसको। जैसे तीसरे कस का पूछ रहा था, अब समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो 2n² पर अगर निकालना है तो 2 × 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 9 दूनी 18 हो गया, यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर सही? एम का कोस कितना हो जाएगा? 18। अब कह रहे हैं कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लीनियर इमर्जेंसी डिवाइस, लाइटिंग इमिडिएटिंग डायोड, लिक्विड इमिडिएटिंग डिस्प्ले। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लाइटिंग इमिडिएटिंग डायोड। अब समझते हैं कि यह एक अर्धचालक उपकरण है जो किसी विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अभी आप जिस रूम में बैठे होंगे, ये आपके घर में बहुत सारे एलईडी लगाए गए हैं, बल्ब लगा हुआ होगा या एलईडी मरकरी लगा हुआ होगा, तो उसी का फार्मूला पूछा था कि क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? बताइए कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण, रेडिएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। कह रहा है कि ऊर्जा जो कि किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है, इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं। इसमें कैसे होते हैं गुण? तरंग जैसे गुण होते हैं, और इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहा जाता है। अब समझते हैं कि संवहन क्या होता है। संवहन जिसे हम लोग कहते हैं, संवहन कहते हैं कन्वर्सेशन। यह तरल पदार्थ गैसों और द्रवों के पदार्थ के अंदर अणुओं में संचालन द्वारा ऊष्मा को हस्तांतरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावित है? एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी चुंबक हो जाएगा। अब समझते हैं कि ये क्यों होता है। तो देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक, स्टील में निग्राहिता ज़्यादा होता है। निग्राहिता मतलब अगर बोला जाए तो इसमें तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मिश्र धातु, ठीक, एलिनको का भी इस्तेमाल किया जाता है जो चुंबक बनाने में उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का सुचालक नहीं है? ग्रेफाइट, सोना और हीरा। ग्रेफाइट और सोना तो सुचालक है, लेकिन हीरा कुचालक है। क्या है? कुचालक है, कुचालक। अब समझते हैं कि हीरा से कुछ इम्पोर्टेंट जो तथ्य है उसको भी जान लेते हैं। कहता है कि हीरा एक विशाल सहसंयोजिक संरचना है। विशाल सहसंयोजिक संरचना है हीरा। देखिए त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक, इसे हम लोग षटकोण भी कहते हैं, जिसमें 4 बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन परमाणु को सहसंयोजी बंधनों से बनते हैं, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? अच्छा, जिसको इसमें सदिश याद होगा वो अदिश तो छाट लगा भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आघूर्ण। एक ट्रिक है जैसे सदिश पहचाने के लिए, कि अगर सदिश जो भी रहेगा तो उसके उसमें रहेगा ब रह गया या व रहेगा। जैसे बल, तो क्या हो गया? बल क्या हो गया? सदिश हो गया। घन, ऐसे ही जितने भी नाम है उसमें ब व रहेगा तो 100%, 99% तक सही होता है। जैसे आघूर्ण में ब व नहीं है तो ये भी सदिश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच कहता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों होता है भाई? ये छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अत्यधिक होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा सही। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है होता है। अच्छा, तथा इसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। चलिए, प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी दोहरी नीति है, कण भी होता है और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी काम करता है। चलिए नेक्स्ट है कि मिट्टी का तेल के ऊपर तैरता क्यों है, सॉरी मिट्टी के तेल पानी के ऊपर तैरता क्यों है। एक क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब पानी में अगर बर्फ डाला हुआ रहता है उसका तल से कितना होगा। ये 2-3 क्वेश्चन जो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो समझते हैं कि इसमें क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसका घनत्व पानी के घनत्व के सॉरी कम होता है। बी होगा आंसर इसका, कम होता है। अच्छा होता है इसलिए पानी पे तैरता है। चलिए अब कहता है कि वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस तापमान को मापने हेतु उपयोग किया जाता है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, सी पूर्ण विकिरण पारा थर्मोमीटर। एक गैस थर्मोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। यह गैस थर्मामीटर भी उपयोग किया जाता है। चलिए अब कहता है कि इसे स्पर्श करना संभव न होता है। ठीक, इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब चैनल को बहुत ज़्यादा कीजिए। आप लोग का प्यार ऐसे बात रहेगा तो निरंतर पे में वीडियो आता रहेगा।